हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट 3 डेज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर 12th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है, मैंने बार बार आपको बता दिया है कि एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का मतलब है कि ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी हो या जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा हो, सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ये करंट अफेयर की सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी या रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाली है। और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप वहां से इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरी करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया, इंडिया मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, तो क्विक रिवीजन में हम लोग प्रीवियस लेक्चर का एक जल्दी से या फास्टली एक रफ आइडिया लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सुएला ब्रेवरमैन को। सुएला ब्रेवरमैन कौन है? एक भारतीय मूल की महिला है जिन्हें गृह सचिव नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो यूनाइटेड किंगडम का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की महिला है सुएला ब्रेवरमैन। उसके अलावा अगली चीज मैंने आपको बताई थी नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड एक न्यूज थी। नीरज चोपड़ा कौन है? तो नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक करते हैं, जेवलिन थ्रोवर। और इन्होंने डायमंड लीग, जो कि कहाँ आयोजित हुई थी, तो डायमंड लीग आयोजित हुई थी स्विट्जरलैंड में, वहां इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल किया है वो क्या है, वो कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके अलावा हमने देखा था ई दाखिल नाम का एक पोर्टल के बारे में भी हमने देखा था। ई दाखिल एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने क्रिएट किया है और ये एक वेब पोर्टल है। इस वेब पोर्टल की मदद से कोई भी कंज्यूमर क्या कर सकता है, कोई भी उपभोक्ता अपनी कंप्लेन को इजीली क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि कोई भी सामान आप जो परचेज करते हो, अगर उसमें कहीं पे भी आपको लगता है कि ये फ्रॉड किया गया है हमारे साथ, तो उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करते हो, कंज्यूमर ऑफिस जाकर। ठीक है, तो ये वाला काम आसानी से हो सके, आप कंप्लेन आसानी से रजिस्टर कर सको, ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सको, इस वजह से ई दाखिल पोर्टल का निर्माण किया गया है। ई दाखिल एक वेब पोर्टल है। किसके लिए डेवलप किया गया है? फॉर द कंज्यूमर्स के लिए डेवलप किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो 4th नंबर में हमने देखा था कि 4th नंबर की न्यूज थी हमारी मेरा बच्चा अभियान, जो कि किससे रिलेटेड है? मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से रिलेटेड है। ये किस स्कीम के अंतर्गत आता है? तो पोषण अभियान के अंतर्गत आता है। मेरा बच्चा अभियान का बेटर इंप्लीमेंटेशन किस जिले में हुआ है? तो मध्य प्रदेश की दतिया जिले में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया है इसका इंप्लीमेंटेशन करने पर, इसलिए इसे अवार्ड भी दिया गया है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021 कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? तो दतिया जिले को ही दिया गया है। ये वाली बात हमने देखी थी अपनी न्यूज में। उसके अलावा 5th नंबर एक और टॉपिक हमने देखा था जो कि रिलेटेड था कर्तव्य पथ से। कर्तव्य पथ क्या है? तो हमने देखा था कि राजपथ का नया नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। और ये कर्तव्य पथ कुछ और नहीं है, एक रास्ता है कहां से कहां तक का, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में है, जिनको नहीं पता। तो दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है उसे पहले बोला जाता था राजपथ, लेकिन अब क्या बोला जाएगा? कर्तव्य पथ बोला जाएगा। इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके अलावा एक और चीज हमने देखी थी, सुभाष चंद्र बोस की वहां पर मूर्ति को भी अनवील किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले करंट अफेयर की। और अगले करंट अफेयर में आपको मैंने अभी बता दिया कि हम लोग 12th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को यहां पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से या किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध यानी गया जी बांध का उद्घाटन किया गया है? तो गया जी में
गया जी में एक बांध का निर्माण किया गया है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है, भारत का सबसे लंबा रबर बांध है। तो इसमें याद करने या याद रखने वाली चीज क्या है? तो इसमें याद रखने वाली चीज है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहाँ है? तो ये है गया जी में, बोध गया, बोध गया जो कि बिहार में है, गया जी आप बोल सकते हो, जिसका नाम है क्या? गया जी डैम। और ये किस रिवर पर है? तो ये फाल्गु रिवर पर बनाया गया है। ठीक है, कितना लंबा है ये? तो 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। 324 करोड़ की अनुमानित लागत से इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज रही। उसके अलावा बिहार के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। अभी आपसे पूछा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहां है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार में भी किस प्लेस में? तो गया नाम की प्लेस पर, जिसे आप बोध गया के नाम से भी जानते हो। ठीक है, गया जी डैम इसे बोला जाता है, इस पूरी डैम को। और ये किस रिवर पर है? तो ये फाल्गु नाम की रिवर पर बनाया गया है। तो ये 3 चीजें आप याद रखिए। क्या क्या? कि ये जो डैम है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहाँ है? बिहार, गया में। और किस रिवर पर बनाया गया है? तो फाल्गु रिवर पर बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नीति आयोग हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लीट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई फास्ट? तो ई फास्ट का फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जा सकता है, किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और ई फास्ट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये ई फास्ट का फुल फॉर्म है। तो आपसे ई फास्ट का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बार बार बताया है कि नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और ये जो ई फास्ट टेक्निक है वो है क्या? तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि इलेक्ट्रिक बेस्ड होगा, पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेस्ड है। तो ना कि कोई फ्यूल पर बेस्ड है, बस इतना है। इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद ये रखना है कि ई फास्ट का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटेड फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा आपको याद रखना है चीज क्या? तो चीज याद रखना है वो है नीति आयोग से रिलेटेड। मैंने आपको बार बार बताया है नीति आयोग से रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी याद रख लीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैंने बार बार ये वाली चीज वैसे भी कवर की है, मैंने इस बार फिर से कवर कर दी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। उसके अलावा इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसे 1 जनवरी 2015 में इसे फाउंड किया गया है नीति आयोग को। और नीति आयोग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही फाउंड किया है। ठीक है, तो उनकी सरकार जब आई है तब हुआ है ये वाला काम। तो कब? ध्यान रखना है। आपको पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो आई है 2014 में, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को फाउंड किया गया है ना, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ डे, साल का पहला दिन। आपको, मुझे उम्मीद है कि याद रहेगा कि 2014 में या 2014 में क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी और 2015 में क्या किया इन्होंने? 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर लिया, क्या? नीति आयोग को फाउंड कर दिया। और ये किसको प्रेसिड करके बनी थी? तो ये प्लानिंग कमीशन को प्रेसिड करके एक बॉडी बनाई गई थी, जो कि एक कैसी बॉडी है ये भी ध्यान रखना है। इसका नेचर कैसा है? तो मैं नेचर यहां पर लिख देता हूं। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अगली न्यूज या अगली चीज आपको याद रखनी है कि इसके चेयरपर्सन कौन है। तो करंट चेयरपर्सन कौन है? तो करंट चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी एक्चुअली में इसलिए चेयरपर्सन है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए आपको याद ये रखना है कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, या चेयरमैन या चेयरपर्सन होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी करंट चेयरपर्सन है। उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो सुमन के बेरी। ये वाला क्वेश्चन तो अक्सर अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं कई बार पूछा गया है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है वाइस चेयरपर्सन कौन है। तो सुमन के बेरी इसके वाइस चेयरपर्सन है। उसके अलावा सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो करंटली अपॉइंटेड या रिसेंटली अपॉइंटेड कौन है? परमेश्वरन अय्यर अय्यर साहब, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अय्यर साहब। ठीक है, तो अय्यर को याद कर लो कि अय्यर कौन है? अय्यर है सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चलो
बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज, एशिया कप किसने जीता है? तो एशिया कप जीता है, रिसेंटली एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ था, है ना। तो ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? यूएई में। यूएई में खेला गया, यानी संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। और कौन होस्ट कर रहा था? कौन सा देश इसे होस्ट कर रहा था? तो इसे श्रीलंका होस्ट कर रही थी। श्रीलंका ने कहाँ आयोजित किया, कहाँ करवाया ये? तो ये करवाया है यूएई में, ठीक है, सारे खेल। उसके अलावा किसने जीता है? तो श्रीलंका ने ही जीती है, ये भी ध्यान रखना है। एशिया कप होस्ट किसने किया था? तो होस्ट भी किया था श्रीलंका ने। कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसे ऑर्गेनाइज करवाया, और श्रीलंका ने ही ये टाइटल जीता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तीनों चीजें आपको लिंक हो गई। श्रीलंका ने ही जीता है। किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने ये टाइटल जीता, एशिया कप 2022। और इसी के साथ श्रीलंका एक ऐसी कंट्री बन गई है जो कि 6 बार एशिया कप टाइटल को जीत चुकी है। तो टोटल कितनी बार जीत चुकी है? तो ये भी ध्यान रखना है, 6 बार जीत चुकी है। रिसेंट आपको बेसिकली इसमें ये याद रखना है, वैसे ये न्यूज है, लेकिन आपको इसमें याद ये रखना है कि एशिया कप 2022 का टाइटल किसने जीता? तो वो है श्रीलंका। किसने होस्ट किया? ये वाली बात भी याद रखना है, श्रीलंका ही होस्ट कर रही है, ठीक है। और इंडिया ने कितनी बार जीता है? तो इंडिया ने 7 बार जीता है, 7 बार। कब कब? तो ये उनके ईयर है। तो टोटल सबसे ज्यादा बार इंडिया ने जीता है, इंडिया ने यानी भारत ने जीता है एशिया कप का टाइटल, टोटल 7 बार, और श्रीलंका 6 टाइम्स, ठीक है। उसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो वनिंदु हसरंगा इसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो मोहम्मद रिजवान, एक पाकिस्तानी प्लेयर है, उन्होंने बनाया। और उसके अलावा मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसे दिया गया? तो भानुका राजापक्षा को दिया गया। उसके अलावा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसने किया था इस पूरे एशिया कप में? तो विराट कोहली ने किया था। और उसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट किसने ली थी? तो सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने ली थी, 11 विकेट्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज। तो आपको इस प्रीवियस वाले न्यूज में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एशिया कप किसने जीता है और किसने होस्ट किया था। किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो श्रीलंका ने होस्ट किया था। कहाँ होस्ट किया था? तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया खेल संयुक्त अरब अमीरात में, और उन्होंने ही टाइटल भी जीता। चलो अगली न्यूज है, भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में या अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो उनका नाम याद रखना है, और ये बहुत ही बेहद बेहद जरूरी है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। आपको ये वाली बात याद रखनी है कि हु विल बी अपॉइंटेड एज 16th अटॉर्नी जनरल फॉर ऑफ इंडिया। 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतागी। मुकुल रोहतागी जो कि पहले भी एक बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे, उन्हें एक बार फिर से बना दिया गया है। मुकुल रोहतागी को 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ये बन चुके हैं, ठीक है। इसके पहले कौन थे? तो आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल क्या थे? इसके पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी अभी भी हैं, वही हैं। लेकिन इनका जो टेन्योर है ये कब से, मुकुल रोहतागी कब से आएंगे? तो ये 1 अक्टूबर से ये इस पद को संभालेंगे, ठीक है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पीडीएफ में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मुकुल रोहतागी आपको याद रखना है, ये 16th नंबर के क्या है, नंबर भी याद रखना है, ये 16th नंबर भी याद रखना है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन बनने वाले हैं? मुकुल रोहतागी। पहले कौन थे? के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे? तो ये वाली बात भी यहां पर लिखी हुई है, 30 सितंबर को के वेणुगोपाल का कार्यकाल समाप्त होगा, और उसके साथ ही इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, मुकुल रोहतागी का। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो इनसे रिलेटेड और भी चीज जान ले। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है देश का? देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल मतलब मुकुल रोहतागी क्या हो जाएंगे? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पूरे देश के। उसके अलावा ये किस आर्टिकल में है? तो आपको अगर पॉलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इसका आर्टिकल नंबर भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल नंबर वैसे भी एग्जाम में बहुत आता है। तो अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? तो 76 आर्टिकल, अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आर्टिकल 76 of the Constitution provides of the office of अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल 76 में 76 कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट इनका अपॉइंट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। उसके अलावा
उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे आपको बताया जाता है कि राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होने वाला है ना, चीफ जस्टिस का। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई सांसद का टेन्योर कितना होगा, चीफ मिनिस्टर का टेन्योर कितना होगा, ये वाली चीजें होती है ना। बिल्कुल इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, तो ध्यान रखना है किसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है और कभी भी अपॉइंट, कभी बहुत टाइम, लंबे टाइम तक अपॉइंट रखा जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें बार बार नहीं हटाया जाता। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। तो आर्टिकल 76 क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 76 गारंटी करता है फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यही सारी चीजें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है, अगली न्यूज है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया इज बीन सेटअप। कहां से सेटअप किया गया है? फर्स्ट इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर, यानी कि मध्य भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर कहां स्थापित किया गया है? तो ये आपकी फेवरेट सिटी, या जिसे आप बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, फाइनेंशियल सिटी, वो कौन सी है? या फिनटेक सिटी आप बोलते हो। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, फिनटेक सिटी, फिनटेक सिटी। तो वो कौन सी है? इंदौर। तो इंदौर में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर स्थापित किया गया है। अब खिलौना क्लस्टर स्थापित किया गया है कहां? तो वो है इंदौर। इंदौर और किसके लिए फेमस है? तो लेदर के लिए भी फेमस है, ये भी ध्यान रखना, लेदर के लिए भी फेमस है। और इसके लिए इसे यहाँ के एक पर्टिकुलर लेदर के लिए इसे जीआई टैग भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देखें, लेदर टॉयज के लिए इस इंदौर को जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये वाली चीज भी याद रखना। तो लेदर के लिए भी फेमस है और टॉय क्लस्टर यानी खिलौना क्लस्टर भी यहां पर ही स्थापित किया गया है। उसके अलावा रीवा किस लिए फेमस है? तो रीवा इज फेमस फॉर बीटल क्राफ्ट, यानी बीटल यानी पान का पत्ता, यानी पान के पत्ते से जो क्राफ्ट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसमें रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की क्या है, वो बहुत फेमस है। ये वाली मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। उसके अलावा डॉल मेकिंग कहाँ सबसे अच्छी की जाती है, या गुड़िया शिल्प? झाबुआ की फेमस है। तो झाबुआ की क्या फेमस है? डॉल मेकिंग फेमस है ना, यानी गुड़िया बनाना। उसके अलावा बीटल क्राफ्ट कहाँ का फेमस है? तो रीवा का फेमस है। उसके अलावा लेदर टॉयज कहाँ का फेमस है? तो वो भी इंदौर का। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो भी इंदौर में। अगर आपको इंदौर नहीं पता हो तो ये है आपका इंदौर। ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप है, ये पूरी जगह क्या है? इंदौर। ठीक है, अगर आपको रीवा को जानना है तो रीवा है आपका इस जगह पर, इस जगह पर है रीवा, इस जगह पर है इंदौर। उसके अलावा अगर आपको झाबुआ को जानना है तो झाबुआ कहां पर है? यहां पर झाबुआ है। ठीक है, ये सारी जानबूझकर इसलिए बताई क्योंकि मैं, तो रीवा में हमने क्या देखा? बीटल क्राफ्ट, यानी यहाँ बहुत, ऐसा आप याद रखें कि यहाँ के लोग बहुत जबरदस्त पान से कारीगरी करते हैं, पान से कारीगरी, पान खाकर कारीगरी करते हैं रीवा के लोग। उसके अलावा झाबुआ में डॉल बहुत अच्छी बनती है ना। उसके अलावा खिलौने कहाँ बन रहे हैं? खिलौने बन रहे हैं इंदौर में, चाहे वो लेदर के हों और चाहे वो खिलौने क्लस्टर की बात हो। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। उसके 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हुई है, उसका नाम आपको बताना है। तो इन चारों में के जवाब आप कहां देंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब लिखने से आपको चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। वैसे भी कोई भी चीज आप लिखते हो तो लंबे टाइम तक वो याद रहती है, इसलिए आप लिखिए जरूर, अपना जवाब जरूर दीजिए। उसके अलावा अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? उनका नाम क्या है? सुएला ब्रेवरमैन, लिज ट्रुस, बोरिस जॉनसन या थेरेसा मे। ठीक है, तो ये चारों क्या हैं, वैसे भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं किसी ना किसी टाइम पर, इसलिए आपको ध्यान से करना है। इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन के माध्यम से, अदरवाइज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर से हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।